मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले चैप्टर का मतलब क्या है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस वर्ड का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी न किसी एक यूनिट से मिलके बने हुए हैं। उसी एक यूनिट के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है और उस यूनिट को हम प्यार से बोलते हैं सेल। यानी इस पूरे चैप्टर में हमें सेल के बारे में ही पढ़ना है। कौन से सेल के बारे में पढ़ना है? वो सेल जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं इस वर्ल्ड में पाए जाने वाले। सबसे पहले पैराग्राफ में इसने हमें बताया है डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। जहाँ तक सेल की डिस्कवरी का सवाल है तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से कोक सेल को ऑब्जर्व किया था। कोक क्या होता है? जो पेड़ की छाल होती है, जो पेड़ का बार्क होता है, उस बार्क में से निकलता है कोर्क। ठीक है, उस कोर्क सेल को डिस्कवर उन्होंने जब ऑब्जर्व किया अपने खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप के जरिए तो उन्हें दिखाई दिया हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। हनी कॉम्ब का मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे लिटिल स्पेसेस उसको नज़र आए उनमें। और उन्होंने क्या कहा कि जो ये कोक सेल है, ये जो प्लांट सेल है, कोक एक तरह का प्लांट का सेल है, ये जो प्लांट सेल है ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना हुआ है और उसी यूनिट का जो नाम बाद में रखा गया वो क्या रखा गया? सेल। सेल एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा स्पेस। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से कोक सेल्स को ऑब्जर्व किया और तभी सेल की डिस्कवरी हुई। ये शायद इतना छोटा सा इंसिडेंट लग सकता है हमें साइंस की हिस्ट्री में, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था क्योंकि इसी इंसिडेंट ने सेल से हमें रूबरू करवाया था और हमें इस बात से परिचित करवाया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास पाए जाते हैं वो सारे एक ही तरह की यूनिट से मिलके बने होते हैं। बाद में इसी चीज़ को बाकी बायोलॉजिस्ट्स ने आगे बढ़ाया और सेल के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलनी शुरू हो गई। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे और ये बताया कि उनके अंदर भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह। आगे आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से बने होते हैं। इस बात को बताने के लिए एक्टिविटी 5.1 करवाई गई है। देखिए एक्टिविटी 5.1 में क्या है। सबसे पहले तो आपको अनियन लेना है, प्याज, और प्याज की जो अंदर वाली यानी ये वाली जो सरफेस होती है, प्याज का एक छिलका उतार लीजिए और प्याज की जो अंदर वाली वाइट सरफेस होती है यहाँ से आप चिमटी की हेल्प से, छोटी चिमटी होती है, लैब्स में यूज़ करते हैं जिसको फॉरसेप्स कहा जाता है, फॉरसेप्स की हेल्प से इसके अंदर की स्किन निकाल लीजिए। इसकी कनकेव सरफेस से, यहाँ इस सरफेस से, इसकी यहाँ से इस तरफ से इसकी स्किन निकाल लीजिए और फिर उस स्किन को एक वॉच ग्लास में रखिए जिसमें थोड़ा सा पानी हो, क्योंकि अगर हम इसको स्किन को पानी में नहीं रखेंगे तो जल्दी ही ये सूख के फोल्ड हो जाएगी और हमारा जो इसका ऑब्जर्वेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है। ग्लास स्लाइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर कांच होता है स्टूडेंट, स्पेशल नहीं होता कुछ ग्लास स्लाइड में, एक रेक्टेंगल शेप का कांच होता है। उस ग्लास स्लाइड के ऊपर एक बूंद पानी डालिए, यहाँ पे एक बूंद पानी डालिए आप, और फिर जो वॉच ग्लास के ऊपर पील रखी हुई थी उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के इस पानी के ऊपर रख दीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पील पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लैट रखी गई हो, उसमें कोई बबल्स वगैरह ना मिले। आप इस पील को ट्रांसफ़र करने के लिए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ब्रश का यूज़ करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी और तरीके से हो जाएगा। अब आपको उस अनियन पील के ऊपर डालना है सैफरानिन सॉल्यूशन। सैफरानिन सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं आप, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं आप, और कुछ टीचर्स जो है वो आयोडीन डालने की भी सलाह देते हैं। यहाँ पे हमें उस सेल को स्टेन करना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आप, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सैफरानिन क्यों डाला गया है। तो हमने सैफरानिन या मिथाइलिन ब्लू जो भी हम डालेंगे वो सेल को स्टेन करने के डालेंगे, उसको कलर करने के लिए, उसको डाई करने के लिए डालेंगे ताकि कलर हो जाए सेल के कंपोनेंट्स और हमें सेल के कंपोनेंट्स आसानी से नज़र आ सकें। उसके बाद आपको उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है। कवर स्लिप का मतलब उस ग्लास स्लाइड के ऊपर उसी साइज़ की एक और ग्लास स्लाइड को ढक देना है, ठीक है। और ध्यान रखना है एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। जिस तरीके से मोबाइल के ऊपर जब हम टेम्पररी गार्ड लगवाते हैं तो मोबाइल वाला ध्यान रखता है कि बबल्स ना बन नहीं पाएँ, ठीक वही काम आपको भी करना है। आपको ध्यान रखना है कि ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बीच में बबल्स ना बन पाएँ। इसीलिए इसके लिए आप माउंटिंग नीडल का यूज़ कर सकते हैं बबल्स को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद ये सब करने के बाद आपकी एक टेम्पररी
ग्लास स्लाइड बन गई है अनियन पील की, इसको बोलेंगे हम टेम्पररी ग्लास स्लाइड ऑफ अनियन पील, जो आपने अभी अभी बनाई है। उसके बाद उसको हम एक माइक्रोस्कोप में, ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, उसमें ऑब्जर्व करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अक्सर स्कूल लैब्स में मिल जाते हैं। वहाँ पे जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जो डायग्राम में दिखा रखा है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अनियन सेल है, ये एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक जैसे दिखने वाले बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, और इन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम अलग अलग चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ टीचर्स इसको चीक सेल्स के साथ, गाल के पीछे से चिमटी की हेल्प से आप थोड़ा सा अपना चीक सेल्स निकाल के उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे जो ऑब्जर्व करने लायक है, तो आपको छोटे छोटे यूनिट्स ही दिखाई देंगे। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और अनियन बल्ब या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना होता है, और इनको कहा जाता है सेल। ठीक है, तो यहाँ पे यही स्मॉल स्ट्रक्चर्स अनियन बल्ब को मिलके फॉर्म कर रही हैं, बना रही हैं। सिर्फ अनियन ही नहीं, सिर्फ प्याज ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, वो सारे सेल्स से ही मिलके बने होते हैं। आगे आता है हमारा ये मोरटूनो। मोरटूनो में इसने पहले तो रॉबर्ट हुक के बारे में बताया, 1665 में सेल को डिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट थे। उसके बाद ल्यूवेन हॉक ने 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी को उन्होंने ऑब्जर्व किया एक अच्छे माइक्रोस्कोप के हेल्प से, और उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सेल्स मिलके ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएं, एक अकेला सेल भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकता है। ये बात ल्यूवेन हॉक ने बताई। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस क्या होता है हम इस चैप्टर के लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। पुरकिंज ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर के फ्लूइड सब्सटेंस को कहा जाता है, ये भी हमारे चैप्टर के लेटर पार्ट में आएगा। उसके बाद आती है सेल थियरी। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेल थियरी में क्या था। सेल थियरी को स्क्लीडन और श्वान नाम के दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली इसको प्रपोज किया था, सेल थियरी को। और सेल थियरी में मेनली ये बात कही गई थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं वो सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिनको सेल्स कहा जाता है। दिस वाज द सेल थियरी विच वाज प्रपोज्ड बाय स्क्लीडन एंड श्वान इन 1838 एंड 1839 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिए 1665 में सेल की डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन उस वक्त हम ये कह रहे थे कि कोक जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन बाद में जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स की ऑब्जर्वेशन हुई, तब स्क्लीडन और श्वान ने ये कहा सेल थियरी में कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं। उसके बाद वर्शो नाम के एक साइंटिस्ट ने इस सेल थियरी में एक बात और ऐड की। क्या ऐड की? कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स ही बना सकते हैं। अगर कोई नया सेल बनना है तो उसको हम लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो नेचुरली पुराने सेल्स से ही जन्म लेता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल होता है, और इसके डिस्कवरी के बाद हमें सेल के बारे में, सेल के अंदरूनी हिस्सों को भी देखने का मौका मिलने लगा। उसके बाद मैग्नीफाइंग लेंसेज जो होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है? जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं हमें। मैग्नीफाइंग लेंसेज की हेल्प से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, यानी छोटे छोटे सेल्स जैसे छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं, इनकी दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया। अब हमें पता है कि सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है, जैसे कि अमीबा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है और ये एक ही सेल से मिलकर बना होता है। वही सिंगल सेल इसके सारे काम करती है। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेल्युलर क्यों? क्योंकि ये एक ही सेल के बने होते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ के भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े होते हैं। अब आगे आता है हर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल्ड होते हैं। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास दिखते हैं या हम खुद हैं, हम सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। आप इस बात पे हैरानी मत मानिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और समझने की कोशिश कीजिएगा। हाथी है, हाथी के अंदर अरबों खरबों करोड़ों सेल्स होती हैं, लेकिन जब हाथी की शुरुआत हुई थी तब वो एक सिंगल सेल था।
आपने जाइगोट वर्ड के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8 में। जाइगोट स्टार्टिंग सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम भी कभी इतने छोटे रहे हैं कि हमें सीधी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था। उस वक्त हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की ज़रूरत होती थी जब हम जाइगोट स्टेज में थे। उसके बाद हम डेवलप करते गए और लगभग 9 महीने बाद हम इतने बड़े हो गए कि हमारी डिलीवरी हो गई, अपनी माँ के गर्भ से हम बाहर आ गए और आज हमारे अंदर करोड़ों खरबों सेल्स हैं आज हमारे अंदर। लेकिन हमारी स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हुई है। उसी सेल ने डिवाइड कर करके अपने जैसे दूसरे सेल्स बनाए हैं और हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म किया है। आगे इसने क्या कहा है एक्टिविटी 5.2 में। एक्टिविटी 5.2 में आपको जैसे 5.1 में हमने अनियन बल्ब को ऑब्जर्व किया था, उसी तरीके से एक्टिविटी 5.2 में आपको अलग अलग सेल्स को ऑब्जर्व करना है और फिर आपको बताना है क्या उनका शेप, साइज़, मूवमेंट एक जैसा है। तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाले सेल्स का शेप, साइज़, लोकेशन, फंक्शन एक दूसरे से अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरी आंखें मान लीजिए, मेरी आंखें या मेरी स्किन मान लीजिए, मेरी स्किन, एक इंसान की स्किन भी सेल से मिलके बनी होती है और पेड़ की छाल भी सेल से मिलके बनी होती है। लेकिन मेरी स्किन में जिस तरह की सेल्स हैं और पेड़ की छाल में जिस तरह की सेल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होती हैं। यानी ये बात सच है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनी होती हैं, लेकिन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ये बात भी सच है। आगे देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग तरह की सेल्स की पिक्चर्स दिखा रखी है। ये एक स्मूथ मसल सेल्स है जो हमारी मसल्स में पाई जाती है। ये हमारी ब्लड सेल्स के एग्जांपल्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह के। ये हमारी नर्व सेल है जो हमारे दिमाग को हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती है। ये ओवम है, फीमेल गैमेट आपने पढ़ा होगा। ये बोन की सेल्स हैं, ये स्पर्म में नीचे वाला मेल गैमेट है और ये फैट की सेल है। तो अलग अलग सेल्स के शेप, साइज़ सब अलग अलग होते हैं। आगे देखिए, जो शेप और साइज़ होता है किसी भी सेल का, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप इस बात पे, किसी भी जो सेल है उसका जो शेप और साइज़ होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसकी जो है लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी शेप एंड साइजेस ऑफ सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल विल डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन एंड द स्पेसिफिक फंक्शन इट इज़ परफॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल इलोंगेटेड होगा, लंबा होगा, क्योंकि उसको लंबा होने की ज़रूरत है, उसका काम ही ऐसा है। समझ में आ रही है बात आपको? स्पर्म सेल छोटा होगा, उसके पीछे एक टेल होगी। क्यों? क्योंकि स्पर्म सेल को सिर्फ अपना न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसको बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके पीछे की टेल उसको हेल्प करती है मूवमेंट करने में। तो जो सेल का शेप और साइज़ होता है वो उसके फंक्शन और कुछ हद तक उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स के अंदर WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इन दोनों की शेप फिक्स नहीं होती, ये जब चाहे अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, अमॉर्फस शेप के होते हैं ये, ठीक है। नर्व सेल्स की शेप फिक्स होती है। हमारे बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल, ये 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। आगे आता है, हर एक लिविंग सेल कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है जिस तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। अब एक सेल इतने सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर पाती है, ये सब हो पाता है डिवीजन ऑफ लेबर की हेल्प से। अब डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, आप सब लोग पूरा ध्यान लगा के अच्छे से समझिएगा। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ टेस्ट करती है, पैरों से हम चलते हैं, हाथों से हम ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं और कई काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक सेल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, उसी तरीके से सेल की ऑर्गेनल्स भी अलग अलग काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर के पार्ट्स ने डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है, कामों को आपस में बांट रखा है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स ने भी काम को आपस में बांट रखा है। कोई वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने का काम करता है, कोई एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, कोई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, कोई सेल की शेप और साइज़ को चेंज करवाने में हेल्प करता है। तो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं जो अपना अपना निर्धारित काम करते रहते हैं। जिस तरीके से जैसे बताया है, जैसे हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक इसी तरीके से सिंगल सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना अपना प्री स्पेसिफाइड फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।
और इन छोटे छोटे पार्ट्स को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल। हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे कुछ नए मटेरियल्स बनाते हैं, कुछ सेल को साफ करते हैं, कुछ कोई काम करते हैं, कुछ कोई काम करते हैं। और यही कारण है कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके टीचर आपसे पूछे या एग्जाम से में आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वाई सेल कॉल द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के मिलके बने होते हैं, और फंक्शनल यूनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार एक पूरा कंप्लीट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स भी अलग अलग फंक्शन करते हैं। जो बेसिक फंक्शन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म करता है वो सारे बेसिक फंक्शंस एक अकेला सेल भी कर सकता है, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। आगे आता है आपका व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस चीज़ से बना होता है और उसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है, ये तो हमने समझ लिया है। अब सेल के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन हमें समझना है। जब किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें सेल के मुख्यतः मेन रूप से 3 पार्ट्स नज़र आते हैं। पहला तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनमें उन सारी एक्टिविटीज़ में इन तीनों में से किसी न किसी पार्ट का योगदान ज़रूर होता है। इसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक और एडिशनल पार्ट पाया जाता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मौजूद होता है। तो इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में 4 कंपोनेंट्स हो गए हैं हमारे, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एक सेल वॉल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन कंपोनेंट्स में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, वो सेल की सबसे आउटरमोस्ट, सबसे बाहरी कवरिंग होती है जो सेल के कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। जिस तरीके से हमारी स्किन है, हमारी खाल हमारे अंदर के बॉडी कंपोनेंट्स को बाहर के कंपोनेंट से अलग रखती है। जहाँ पे हमारी स्किन शुरू होती है, ठीक है, वो एक बाउंड्री लाइन का काम करती है हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों और बाहरी एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक यही काम सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द सेल कंटेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसका एक और काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल करती है। कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल से बाहर आएगा, वो सारा कंट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही होता है। ये सेलेक्टेड मटेरियल्स की मूवमेंट ही होने देती है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो सेल को नहीं चाहिए उनको सेल के अंदर नहीं जाने देती, और जो सेल को चाहिए उनको सेल से बाहर नहीं निकलने देती। इसलिए इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही एंटर और एग्जिट करने देती है सेल में से। आगे आता है सेल सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, हाउ डू डिफरेंट गैसेज एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये हमारा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो ये गैसेज होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसको कहा जाता है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच मटीरियल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मैं आपको डिफ्यूजन का एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक आपने अपरेटस ले रखा है, ये अपरेटस आपने ले रखा है, इधर बीकर 1 में आपने सोल्ट सॉल्यूशन डाल रखा है और बीकर 2 में आपने शुगर सॉल्यूशन डाल रखा है, और यहाँ से आपने इसको खोल रखा है। यहाँ से जो बीच वाला पैसेज है ना, ये खुला हुआ है मान लीजिए, तो क्या होगा, जो इधर सॉल्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इधर मूव करना शुरू कर देगा सॉल्ट तो, और जो शुगर है वो 2 से 1 की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2 दोनों के वाटर्स में सॉल्टी और स्वीट दोनों टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। जहाँ पे सब्सटेंस कम है वहाँ से वो सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। अब आप समझिए इस बात को। मान लीजिए ये एक सेल है, ये जो सेल है ये ऑक्सीजन का यूज़ करता है, हम सबको इस बात का पता है। इसका मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और अंदर के एनवायरनमेंट ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर तो है ज़्यादा, अंदर है कम। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन विल स्टार्ट मूविंग इनटू द सेल। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स केस लेते हैं।
सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हमारे शरीर के अंदर जिस तरीके से बनती है वैसे सेल के अंदर भी बनती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, यानी अंदर से लो कंसंट्रेशन, बाहर की तरफ मूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज हाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एंड आउट ऑफ अ सेल। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है ये यहाँ पे समझा रखी है। इस पूरी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक यही काम वाटर के साथ भी होता है, लेकिन वाटर के मूवमेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दिस इज ओस्मोसिस। अब ये ओस्मोसिस क्या होता है? देखिए, ओस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ध्यान रखिएगा, समझिएगा आप इस बात को। ओस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ओस्मोसिस भी डिफ्यूजन का टाइप है, लेकिन उसमें थोड़ी सी दो कंडीशंस लगा दी गई हैं। कौन से डिफ्यूजन को ओस्मोसिस कहा जाता है? जहां पहली बात तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? जहां पे सब्सटेंस एक्सचेंज हो रहा है उन दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जैसे अगर सब्सटेंस मूव कर रहा है इस पार्ट से इस पार्ट तक, तो दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, और वो मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। दूसरा, मूवमेंट किस चीज़ का होगा? वाटर का। तो जाहिर सी बात है, ओस्मोसिस की डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब वाटर का मूवमेंट होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको क्या कहा जाता है? ओस्मोसिस कहा जाता है। ठीक यही काम हमारे घर के आरओ का आप नाम आपने सुना होगा, जो पानी साफ करने वाला होता है, आरओ वाटर प्योरीफायर, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है लेकिन उल्टा। इसलिए आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ओस्मोसिस वाटर प्योरीफायर, उसमें उल्टा होता है। वो कभी जब आपके सिलेबस में आएगा तब आपको बताएंगे। आगे आता है तो ओस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, और बीच में एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है। और ये कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन किया जाता। इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। मान लीजिए मैंने आपको दोबारा वही वाला सेटअप लेता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा वही वाला सेटअप ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कब तक मूवमेंट होगा? कब तक मूवमेंट होगा? यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे शुगर। ये मूवमेंट कब तक होगा? जब तक कि दोनों के अंदर सॉल्ट और शुगर की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। जितना नमकीन पानी इधर वाला है उतना ही नमकीन पानी जब तक इधर वाला नहीं हो जाता तब तक मूवमेंट चलती रहेगी। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद भी मूवमेंट होगी, लेकिन इक्वल। जितना सॉल्ट उधर जाएगा उतना ही सॉल्ट इधर आएगा। यानी इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी मूवमेंट होती है, लेकिन जितनी बाहर की तरफ होती है मूवमेंट उतनी ही अंदर की तरफ होती है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आता है, अगर किसी एनिमल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए या फिर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारे पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में। यहाँ पे आपको 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी सेल को, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, अगर सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। क्यों एंटर करेगा? क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और जो सेल है वो क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ठीक है, सेल विल स्टार्ट स्वेलिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है, एक तरह का ओस्मोसिस है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओस्मोसिस, और इस ओस्मोसिस को कहा जाता है एंडोस्मोसिस, बिकॉज वाटर इज एंटरिंग इनटू द सेल, सो दिस टाइप ऑफ ओस्मोसिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। सेल के लिए एंडोस्मोसिस है। ठीक है, तो ज़्यादा पानी सेल के अंदर एंटर करेगा और काफ़ी कम पानी सेल के अंदर से बाहर आएगा। तो ऑल टुगेदर क्या होगा? सेल को पानी मिलेगा और सेल क्या करेगा? स्वेल अप करेगा। ठीक है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है और प्रोसेस को एंडोस्मोसिस कहा जाता है, और इसमें सेल स्वेल करता है। इसका एग्जांपल क्या है? अगर आप किसी मतलब मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप अपने घर के अंदर जो छोले हैं, जो सफ़ेद चने हैं, उनको पानी में भिगो देते हैं तो वो फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि पानी उनके अंदर एंटर कर जाता है, इसलिए वो फूल जाते हैं। आगे आता है अगला है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक बहुत ही
सिंपल सा है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर बराबर है तो जितना वाटर सेल से बाहर निकलेगा उतना इस वाटर सेल के अंदर आएगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन द शेप ऑफ सेल। ओस्मोसिस हो रही है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मूवमेंट होगी। ध्यान रखें आप इस बात का, मूवमेंट होगी लेकिन इक्वल होगी। जितना पानी सेल से बाहर निकलेगा उतना ही पानी सेल के अंदर आएगा। तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट जीरो होगी। ठीक है, ये होगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में, सेल का साइज सेम रहेगा। तीसरा केस है आपका, आप समझ ही गए होंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सेल। इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस ऑस्मोसिस को कहा जाएगा एक्सोस्मोसिस, और इस प्रोसेस में जो सेल है वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सेल सिकुड़ जाएगा। तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है। अब यहाँ पे इसने एक एक्टिविटी बताई है, इस एक्टिविटी में यही काम करना है, एग लेना है आपको, अंडा लेना है। सबसे पहले एग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालना है ताकि एग के ऊपर का जो शेल है, जो एग शेल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो डाला गया है, जब डाला गया है तो सेल के एग के ऊपर का शेल, SHELL शेल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, में शेल की बात कर रहा हूँ, ये शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद इस डी शेल्ड एग को, शेल को निकाल दिए गए एग को आप पानी में रखें, प्योर वाटर में रखेंगे 5 मिनट की तक, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एग जो है वो स्वेल अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है, वाटर विल मूव इनटू द एग एंड द एग विल स्वेल अप। दूसरे केस में आप डी शेल्ड एग को कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन का मतलब पानी के अंदर इतना नमक घोल दिया गया है कि और ज़्यादा नहीं घोला जा सकता। कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी बहुत ज़्यादा नमक घोले गए पानी में हमने डी शेल्ड एग को रख दिया है। अब की बार पानी बाहर, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर तो क्या है, कम है, और एग के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द सेल एंड द एग विल श्रिंक। ये होगा यहाँ पे। बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट आप ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स के साथ भी कर सकते हैं, तब भी यही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसने क्या बताया है, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, यानी फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ओस्मोसिस के जरिए ही वाटर का मूवमेंट करवाते हैं। उनको भी पानी चाहिए होता है। ठीक है, ओस्मोसिस के जरिए ही उन प्लांट्स की रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। डिफ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गैसेज और वाटर के एक्सचेंज करवाने के लिए। इसके अलावा सेल वाटर और गैसेज के अलावा सेल अपने आसपास के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन करता है, फूड भी ऑब्टेन करता है। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर और बाहर जाते रहते हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप सुनिए ध्यान से, वाटर का मूवमेंट जब होता है किसी भी सेल के अंदर या बाहर, गैसेस का मूवमेंट जब होता है सेल के इन एंड आउट, तो उस काम को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए। लेकिन जब सेल बाकी मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि फूड को अपने अंदर लेता है, तो उसके लिए उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसीलिए उस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वाटर और गैसेस का जो मूवमेंट है उसको कहा जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट्स, वो फ्लेक्सिबल एंड लचीली होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए हमें पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, वरना वो अच्छे से नज़र नहीं आती। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ सेल्स जो हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठा के खाने को निगलने में उसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, और अमीबा इसका एग्जाम्पल है। अमीबा की आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली फ्लेक्सिबल होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, और इसकी हेल्प से वो फूड को ऑब्टेन करता है बाहर से, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से फॉल्स फिंगर्स बनाता है जिनको सूडोपोडिया कहा जाता है, और खाने को एंगल्फ कर लेता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। आगे आता है आपका सेल वॉल के बारे में, ध्यान से समझिएगा। प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो कवरिंग होती है ये प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में और कुछ फंगस में भी पाई जाती है। यहाँ सेल वॉल का मटेरियल अलग अलग होता है, लेकिन होती ज़रूर है। सेल वॉल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है मेनली। ध्यान रखिए आप, प्लांट सेल्स के अंदर का जो सेल वॉल होता है वो एक तरह की कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है। जब भी किसी लिविंग प्लांट सेल्स ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी को लूज़ करता है तो जो
सेल के कंटेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, सेल वॉल से दूर जाने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। देखो क्या होगा, मान लीजिए आसपास के पानी में, मान लीजिए पानी है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने एक प्लांट सेल को डाल दिया। पहले तो पहले तो मान लीजिए इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना बड़ा था, उसके बाद क्या होगा, पानी में डाल दिया या फिर किसी ऐसी चीज़ में डाल दिया, जब पानी में डालने के बाद क्या होगा, ये फूलने लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा और ये फूलने लगेगा। मान लीजिए इसी प्लांट सेल को मैं डाल देता हूँ, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देता हूँ मान लीजिए, तो क्या होगा, ये जो अंदर वाले सेल कंटेंट्स हैं ये सिकुड़ने लगेंगे और छोटा होने लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और छोटी होने लगेगी। तो इस छोटा होने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल से दूर जाने की प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। आगे आता है एक्टिविटी 5.6। एक्टिविटी 5.6 में हमें प्रूव करना है कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो लिविंग प्लांट सेल्स ही करते हैं, डेड प्लांट सेल्स ऐसा नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, रोयो जो लीफ है, रोयो प्लांट होता है, डेकोरेटिव प्लांट होता है, अक्सर हमारे घरों में मिल जाता है, ठीक है। इसके पार्ट्स काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, काफ़ी आसानी से इसके शेल को बनाया जा सकता है, मतलब इसकी स्लाइड को बनाया जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे रोयो लीव्स लिया है। तो एक रोयो लीफ लीजिए, ठीक है, और उसकी एक पील निकालिए, उसका एक छिलका निकालिए और उसकी एक ग्लास स्लाइड बनाइए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको एक्टिविटी 5.1 में समझाया था। अब आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको छोटे छोटे ग्रीन कलर के दाने नज़र आएंगे, उन दानों को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के बारे में आप समझ चुके होंगे, आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है कि प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब आप इस रोयो लीफ को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए और फिर इसको बाहर निकालिए और फिर से ऑब्जर्व कीजिए। इस बार आप ऑब्जर्व करेंगे कि रोयो लीफ के जो सेल के कंटेंट्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे। सेल वॉल उसको डैमेज नहीं होने देगी, सेल को बचा लेगी, लेकिन उसके सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे। देयर विल बी श्रिंकेज ऑफ द सेल कंटेंट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी रोयो लीफ की सेल में, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा इस केस में। अब दूसरी रोयो लीफ लीजिए, उसको बॉइलिंग वाटर में रख दीजिए। जब आप उसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो सेल डेड हो जाएगी, उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, सेल के अंदर के कंटेंट्स भी डेड हो जाएंगे, यानी वो नॉन वर्किंग सेल बन जाएगी। अब उस सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में रखिए, तो इस बार वो श्रिंक नहीं होगी, ठीक है, इस बार उसका वाटर कंटेंट बाहर नहीं निकलेगा। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि ऑस्मोसिस जैसा जो काम है वो लिविंग सेल्स ही करती हैं, डेड सेल्स नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो सेल वॉल्स जो होते हैं वो प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया को वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को विदस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किस तरीके से हेल्प करते हैं सेल कंटेंट्स की। देखिए मान लीजिए आप किसी प्लांट सेल को वाटर के अंदर रख देते हैं या किसी वेरी डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज़्यादा होना। आप किसी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आप उसको रख देते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, सेल की कंटेंट्स फूलने लगेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेल फूल के फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो वो काम सेल वॉल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो सेल के ऊपर प्रेशर बनाए रखता है, वो सेल के ऊपर प्रेशर बनाए रखता है। जितना प्रेशर वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद सेल के कंटेंट्स डालते हैं सेल वॉल के ऊपर, उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी डालता है। यानी सेल वॉल मजबूती प्रदान करता है सेल कंटेंट्स को, प्लांट सेल्स को, और उनको प्लांट सेल्स को बर्स्ट नहीं होने देता, वो चाहे जितना भी पानी क्यों ना एब्जॉर्ब कर लें। जब सेल स्वेल होता है, सेल के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, तो सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करती है जितना कि सेल के अंदर का पानी एक्सर्ट कर रहा है, जितना कि सोलन सेल एक्सर्ट कर रहा है। और इसी वजह से जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट नहीं होते। अब आप सुनिएगा, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसीलिए जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके मुकाबले प्लांट सेल्स ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन को भी विदस्टैंड कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने ह्यूमन चीक सेल लिया, आपने उसको पानी के अंदर डाला, और आपने एक प्लांट सेल लिया, उसको पानी के अंदर डाला, तो एनिमल सेल पानी को एब्जॉर्ब कर करके फट जाएगा, लेकिन प्लांट सेल नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि सेल वॉल उसको मजबूती प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा।
तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, और वो जल्दी ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर से ज़रूर चेक करें। थैंक यू एवरीवन।